Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So कल हम लोगों ने रिलेटिविस्टिक केजी इक्वेशन को नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया था और ये प्रूफ किया था कि रिलेटिविस्टिक फॉर्म जो होता है वो केजी इक्वेशन होता है और जो नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्म होता है वो सिंपली एक श्रोडिंगर इक्वेशन होता है। तो यही लास्ट था कल हमारा। आज आपका केजी इक्वेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और कल हम डिराक इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे, मतलब इस यूनिट का सेकंड पार्ट। केजी इक्वेशन में एक लास्ट चीज़ बचती है, वो है उसका मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन। तो देखा गया है मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम्स में देखा गया है कि केजी इक्वेशन जो है उसका मोमेंटम फॉर्म भी आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है। एक सिंपल सी बहुत छोटा सा फॉर्म है। मोमेंटम को आप लोग लिखते हो तो वो टेंसर फॉर्म या टेंसर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में हम लोग लिखेंगे उसको मोमेंटम फॉर्म में, तो वो भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, वो भी कर लेते हैं। और उसके बाद में लास्ट ड्रॉबैक लिखेंगे केजी इक्वेशन के। ड्रॉबैक लिखने के बाद में केजी इक्वेशन कंप्लीट, क्योंकि जब किसी टॉपिक के ड्रॉबैक आ जाते हैं, उस टॉपिक की कमी आ जाती है, इसका मतलब वो टॉपिक अब आगे पढ़ने लायक नहीं है। फिर हम उसे स्किप करके नया टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब कि उस कमियों को दूर करने के लिए हमें क्या क्या यूज़ करना है वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली केजी इक्वेशन की जो ड्रॉबैक्स हैं वो डिराक इक्वेशन ने फुलफ़िल की थी और डिराक इक्वेशन ने आगे इसको फर्दर सॉल्व किया था। बट उससे पहले ये एक छोटा सा टॉपिक है केजी इक्वेशन इन मोमेंटम फॉर्म, ये हम लोग देख लेते हैं कि मोमेंटम फॉर्म में केजी इक्वेशन किस अकॉर्डिंग होगी। सो वी नो दैट देखो डीएलएम्बर्ट ऑपरेटर किसी बुक में पता है ऐसा भी लिखा होता है, अपन तो लोग ऐसा लिखते हैं ताकि आप लोग समझ लो कि डबल डेरिवेटिव होता है, बट एक्चुअली में अगर देखा जाए ना तो डीएलएम्बर्ट ऑपरेटर को ऐसा लिखा जाता है। तो इसे कंफ्यूज मत हो ना कि डीएलएम्बर्ट ऑपरेटर क्या है। सही फॉर्म तो ये है, बट समझने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि डीएलएम्बर्ट ऑपरेटर में डबल डेरिवेटिव होता है, ठीक है, बट एक्चुअली डीएलएम्बर्ट ऑपरेटर ही होता है। सो वी नो दैट द केजी इक्वेशन, द केजी इक्वेशन, तो केजी इक्वेशन क्या होती है? डीएलएम्बर्ट ऑपरेटर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन आर वेक्टर टी बराबर 0। ठीक है। सो मोमेंटम इन कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म, तो अगर हम मोमेंटम लिखते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म में, सो मोमेंटम since momentum in contravariant फोर वेक्टर फॉर्म मिन्कोवस की स्पेस में हम लोग काम में लेते हैं, और मिन्कोवस की स्पेस वो स्पेस होता है जहाँ पर रिलेटिविस्टिकली हम लोग वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए पोजीशन स्पेस है जिसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट तो काम करते ही है और साथ में एक चौथा कोऑर्डिनेट और काम करता है जिसे हम बोलते हैं आईसीटी, तो वो रिलेटिविस्टिकली है। यहाँ हम लोग केजी इक्वेशन काम में ले रहे हैं, ये सब रिलेटिविस्टिक में ही चलता है, तो यहाँ पर भी मोमेंटम जो है वो फोर वेक्टर फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे। कॉन्ट्रावेरिएंट का मतलब ये होता है कि टेंसर रिप्रेजेंटेशन में जो ऊपर लिखे जाते हैं ना उसे कॉन्ट्रावेरिएंट कहते हैं, और जो नीचे लिखे जाते हैं इंडिसेस उसे कोवेरिएंट कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ संकेत जो मैंने कॉन्ट्रावेरिएंट ऊपर की ओर लिखे हैं, कोवेरिएंट में भी कोई इसका बड़ा फिजिकल मीनिंग बदलता नहीं है, ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। अगर मैं इसी चीज़ को कोवेरिएंट फॉर्म में लिखता हूँ, मोमेंटम इन, ये सेम लाइन लिख लो, बस यहाँ लिख दो कॉन्ट्रावेरिएंट की जगह कोवेरिएंट, केवल आप लोग कॉन्ट्रावेरिएंट की जगह क्या लिख दो,
कोवेरिएंट फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, 4 वेक्टर, सही लिख रहे हैं, 4 वेक्टर फॉर्म है ना। तो अगर कोवेरिएंट में लिखते हैं तो वही चीज़ है, बस उसको नीचे की ओर लिख दो, तो ये कोवेरिएंट कहलाता है रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट को कोवेरिएंट से, तो ये कितना हो जाएगा, कोई बड़ा फिजिकल मीनिंग चेंज नहीं होता इसमें, डेल एक्स म्यू और डेल एक्स म्यू। नॉर्मली इस चीज़ को हम लोग जो है ना ऐसे लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा एच का डी स्क्वायर, और इसको नॉर्मली लिखते हैं हम लोग डी एल एम्बर्ट ऑपरेटर की फॉर्म में। तो जब भी डी एल एम्बर्ट ऑपरेटर लिखा जाएगा, आप खुद जानते हो डी एल एम्बर्ट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। जैसे डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसका पहला म्यू का वैल्यू आप पुट करो, म्यू इज इक्वल टू 1 कर दोगे, तो म्यू इज इक्वल टू 1 का मतलब डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर आप म्यू इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो डेल 2 अपॉन डेल इज वाई स्क्वायर, म्यू इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और म्यू इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे ना, तो x4 का वैल्यू जो होता है वो आई सी टी होता है, तो डेल 2 अपॉन डेल आई सी टी का स्क्वायर, तो वो डी एल एम्बर्ट ही बनता है। तो अल्टीमेटली ये जो फैक्टर है ना, ये डी एल एम्बर्ट ही होता है होने में। तो यहाँ से हम लोग डी एल एम्बर्ट निकाल सकते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो एच का स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 4 का वैल्यू आप लोग जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो 4 का वैल्यू 1 में पुट कर दो, माइनस, ये तो पहले से था, तो अब एच का डी स्क्वायर को आप लोग कॉमन लेके ऊपर वहाँ भेज दो साइड में, ठीक है। तो ये मोमेंटम फॉर्म में के जी इक्वेशन हो गई। सो दिस इज द रिक्वायर्ड के जी इक्वेशन इन मोमेंटम फॉर्म। दिस इज द रिक्वायर्ड के जी इक्वेशन इन मोमेंटम फॉर्म। अब लास्ट चीज़ लिख लेते हैं कि के जी इक्वेशन कहाँ कहाँ यूज़ आता है और कहाँ कहाँ ये फेल होता है, उसके फेलियर और उसके यूजेस दोनों हम लोग लिख देते हैं ना। सो एडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ के जी इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहला जो फायदा है के जी इक्वेशन का वो ये है, इट गिव्स द पॉजिटिव probability density
इट गिव्स द पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है ना, आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है पॉजिटिव में इन नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट, पर वो कहाँ देता है, वो नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में देता है, विस्टिक लिमिट। तो ये तो फायदा है, बट नुकसान एक और है, वो मैं नीचे लिखवाऊंगा। नुकसान ये है कि जब आप रिलेटिविस्टिक में आते हो ना, तो आपने देखा होगा कि वो नेगेटिव भी देता है कहीं ना कहीं, और नेगेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता तो है वो, बट उसको समझाता नहीं है कि उस नेगेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या होता है ना। तो ये नुकसान भी आप लिखेंगे आगे। दूसरा फायदा ये है कि इट डिस्क्राइब फेयरली स्पिनलेस, मतलब ये बहुत शुद्धता से स्पिनलेस पार्टिकल्स को समझाता है। फेयरली स्पिनलेस पार्टिकल्स, फेयरली स्पिनलेस पार्टिकल्स, रीज़न क्या है, बिकॉज इन केजी इक्वेशन डी एलेम्बर्ट is scalar so here psi must be scalar। तो ये डीएलएम्बर्ट यूज करते हैं अपन लोग केजी इक्वेशन में, और डीएलएम्बर्ट स्केलर होता है, तो साइन का स्केलर होना बहुत जरूरी है, मस्ट बी स्केलर, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर रिजल्ट आता है वेक्टर, और फिर वेक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते ना, इक्वेशन में रिजल्टेंट स्केलर आना चाहिए, दैट मीन्स साइन को स्केलर होना बहुत ज़रूरी है। सो साइन हैज़ वन component, psi has one component, psi has one component which corresponds to zero spin, which corresponds to zero spin. So it is true for particle. So it's true for particles with zero spin. विद ज़ीरो स्पिन, तो उन पार्टिकल्स के लिए ज़रूरी है। एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो एग्जाम्पल के तौर पे आप अल्फा पार्टिकल ले लो, इसका स्पिन 0 होता है, ठीक है ना। तीसरा फायदा ये है कि इट इज़ लोरेंज कोवेरिएंट, ये भी एक फ़ायदा है। लोरेंज कोवेरिएंट क्वांटिटीज़ इजीली हैंडल की जा सकती है, इसलिए भी एक फ़ायदा है कि इट इज़ लोरेंज कोवेरिएंट। चौथा फायदा ये है कि इट इज़ कंसिस्टिंग कंटिन्यूटी सिस्टम, मतलब ये क्या कंसिस्ट करता है, कंटिन्यूटिंग सिस्टम, इट कंसिस्ट आपने देखोगा ना कंटिन्यूटी इक्वेशन इसमें काम करती है, मतलब लगातार वे में चेंज होने वाला सिस्टम होता है ये, इसमें रुकता नहीं सिस्टम। देयर एग्जिस्ट टू सॉल्यूशन ऑफ
देयर एग्जिस्ट, आप देखोगे यहाँ पे दो तरह की एनर्जी सॉल्यूशन निकाले थे हम लोगों ने, नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन और पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन। देयर एग्जिस्ट टू सॉल्यूशन फॉर बोथ solution for both positive and negative energy, ठीक है ना। अब ये तो है इसके फायदे। अब इसके बाद ड्रॉबैक्स की बात आती है लास्ट, कि केजी इक्वेशन के क्या नुकसान है और केजी इक्वेशन को क्यों हम लोगों ने फेल किया। फिर हम लोग कल से डिराक इक्वेशन पढ़ेंगे कि क्यों केजी इक्वेशन की कमियों को डिराक ने पूरा किया और कैसे पूरा किया, है ना। तो इसकी सबसे बड़ी कमी जो थी ना, सबसे बड़ी कमी वो ये है, पहली कमी, द केजी इक्वेशन गिव्स द केजी इक्वेशन gives negative value of probability density, negative value of probability density। तो इसने probability density को नेगेटिव दिया तो है बट समझाया नहीं है, corresponding to negative energy, corresponding to है ना। तो इसने दिया तो है नेगेटिव बट समझाया नहीं है। फिर इसको डिराक ने समझाया था, मैं आपको कल बताऊंगा क्या समझाया था। डिराक ने समझाया था कि होल थ्योरी दी थी उसने, एक दी थी होल थ्योरी, इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है ना उसे होल कहते हैं। तो ये होल थ्योरी के माध्यम से समझाया था कि जो पॉजिटिव एनर्जी है ना वो तो इलेक्ट्रॉन की है मान लो, बट जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल की है। ये इलेक्ट्रॉन केजी के दिमाग में कभी नहीं आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक फर्मियोन है जिसका स्पिन हाफ होता है, जबकि स्पिन हाफ तो केजी के दिमाग में आज तक कभी दिमाग में नहीं आया कि स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए क्या करें। तो ये स्पिन हाफ पार्टिकल का जो कंसेप्ट है ये उसी ने दिया था डिराक ने। सो इट इज़ वैलिड फॉर ओनली, अब देखो जैसे मान लो ये केजी इक्वेशन है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी सीमाएं ये है कि ये केवल और केवल स्पिन जीरो पार्टिकल तक ही काम किया बस, वैलिड फॉर ओनली, इसने केवल और केवल ओनली स्पिन लेस पार्टिकल की बातें करी है, स्पिन लेस पार्टिकल लाइक जीरो स्पिन पार्टिकल, दैट इज बोसॉन्स, ठीक है ना। तो ये केवल बोसॉन्स पार्टिकल के लिए काम करता है ये, दैट इज बोसॉन्स पार्टिकल्स, ठीक है ना। नॉट वैलिड फॉर फर्मियंस, तो ये फर्मियंस के लिए वैलिड नहीं होता। गलती से अगर इसके दिमाग में पता है आ भी जाता ना कि यार नेगेटिव एनर्जी क्यों होती है, तो ये समझाता कैसे इलेक्ट्रॉन को, इसके पास तो थ्योरी नहीं है समझाने के लिए। तो फर्मियंस के लिए तो वैसे भी फेल हो गया। इसको समझाया था डिराक ने स्पिनॉट्स के माध्यम से। स्पिन जो कंटेन करते हैं ना वेव फंक्शन, उन्हें स्पिनॉट्स कहते हैं। समटाइम इट्स कॉल्ड स्पाइनर्स, कुछ बुक्स में या कुछ टीचर्स लेक्चर्स जो होते हैं ना, मैंने सुना है कि वो लोग स्पाइनर्स बोलते हैं, अदरवाइज जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है उसको स्पिनॉट्स कहते हैं। वो समझाऊंगा मैं आगे क्या होता है, स्पिन पार्टिकल्स के लिए काम करते हैं, वो आगे आएगा, ठीक है। तो वो समझाया कि इसने डिराक ने, तो डिराक ने ही समझाया था उसको। तीसरा जो होता है इसका ड्रॉबैक वो ये, देयर इज नो वे टू इंट्रोड्यूस there is no way to introduce Pauli matrices। अब जब स्पिन पार्टिकल ही नहीं समझा पाया रे, तो पाउली मैट्रिसेस को ही समझाएगा कैसे। पाउली मैट्रिसेस तो सभी समझ में आएगी ना जब आप लोग स्पिन हाफ पार्टिकल समझेंगे, ठीक है ना। विदाउट अफेक्टिंग इनवर्स ऑफ केजी इक्वेशन,
विदाउट अफेक्टिंग इनवर्स ऑफ केजी इक्वेशन। तो ये भी नहीं समझा पाया ये। खैर पाउली मैट्रिसेस आगे आ जाएगी, जब डिराक पढ़ेगी ना तो डिराक मैट्रिसेस आएगी, तो डिराक मैट्रिसेस इसी के ऊपर बेस्ड होगी। और लास्ट है द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच एटम, द फाइन स्ट्रक्चर the फाइन स्ट्रक्चर ऑफ, तो ये भी डिराक नहीं समझा पाया था। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच एटम जो है ना, ये भी डिराक की इक्वेशन से ही समझ में आया था, केजी नहीं समझा पाया था। ठीक है, चलो कल पढ़ेंगे यहाँ डिराक इक्वेशन जो भी है। केजी इक्वेशन में तो बस इतनी ही कमियां हैं और इतने ही फ़ायदे हैं, और ये केजी इक्वेशन का लास्ट मैंने आपको समझा ही दिया, जो भी ये डेरिवेशन था मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन का। बस इसके बाद में केजी इक्वेशन ख़त्म। इतने ही सवाल बनते हैं बस केजी के। और याद रखना केजी इक्वेशन मिनिमम टू मिनिमम 10 मार्क्स की तो आपके एग्ज़ाम में आएगी। मतलब टुकड़ों में सवाल आ सकते हैं 5-5 नंबर के, वो बात मानी, बट मिनिमम अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है ना इस सेकेंड यूनिट में, यूनिट सेकंड के इतने पार्ट में कम से कम आपको 10 नंबर तो आ ही जाएंगे, है ना। और याद रखना कि मैंने आपको क्वेश्चन वाइज पढ़ाया है, जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है मैंने बिल्कुल उसी वे में पढ़ाया है, ठीक है ना। तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस पार्ट में कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, आंसर कैसे लिखना है। और जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उतने सब बता दिए। इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में अब नहीं बनेगा आगे। तो इसको रिवीजन करना, कल से सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे डिराक इक्वेशन। जो अगला क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम का, बाकी बचे हुए 10 नंबर का या 20 नंबर का, वो अब अगले पार्ट से बनेगा। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए बी रेडी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।